हेलो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ आपका विशाल राजपूत। क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 5 लेकर आज आपके सामने। आज हम क्लास 12th के पार्ट नंबर 5 को करने वाले हैं, जो चैप्टर नंबर फर्स्ट वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का है। आज हम इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से वैद्युत क्षेत्र को डिस्कस करेंगे। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, कैसे ये काम करता है, इसके फॉर्मूलाज़ क्या होते हैं, आज इसको डिस्कस करने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र के को। तो मैं आपसे, जैसा कि पहले भी पहली वाली वीडियो में बता चुका हूँ, कि क्लास की शुरुआत सभी करते हैं, क्लास को स्टार्ट सभी करते हैं, सभी बच्चे देखते हैं। देखा होगा आपने कितने बच्चे क्लास को देखते हैं, कितने बच्चे क्लास में आते हैं। मेरी ही नहीं, किसी की भी क्लास में कितने बच्चे इंटर करते हैं, लेकिन एंडिंग के टाइम उतने ही बच्चे रह जाते हैं जितना कि जो बच्चे अपने दिल में कुछ करने का हौसला लिए बैठे होते हैं। तो क्लास को स्टार्ट सभी करते हैं, लेकिन ख़त्म सिर्फ वही करता है जो अपने माँ बाप की उम्मीदों को कायम रखने के लिए पढ़ाई करता है, या फिर उनकी उम्मीदों को अपने एक सच्चाई में बदलने के लिए पढ़ाई करता है। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो आज हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, आज वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 का पार्ट नंबर 5 है। कौन सा है? 5। हमारा चैनल फिजिक्स वाला कंप्यूटर 12th की सारी फिजिक्स का यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट प्रदान करने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं अपनी स्लाइड पे। पहली स्लाइड है हमारी स्पेशल पॉइंट। जैसा कि हमने पिछली वीडियो यानी पार्ट नंबर 4 में कूलाम बल को डिस्कस किया था, कूलाम बल का पूरी तरीके से ऑपरेशन कर दिया था, ठीक है। तो उसमें से एक स्पेशल पॉइंट में आज लेके आ जाऊं कि कूलाम बल और गुरुत्वाकर्षण बल, कूलाम बल और गुरुत्वाकर्षण बल में से कौन सा बल ज़्यादा प्रबल होता है, मतलब कौन सा बल अधिक समर्थ होता है, या फिर हम कहें तो कौन सा बल ज़्यादा मजबूत होता है। तो कूलाम बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में अधिक प्रबल होता है। क्या होता है? अधिक प्रबल होता है। कौन सा बल होता है? कूलाम बल। किसकी तुलना में? गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में। अगर आपसे कोई बोले कि कूलाम बल अधिक प्रबल होता है या गुरुत्वाकर्षण बल, तो हम क्या बोलेंगे कि कूलाम बल अधिक प्रबल होता है। ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, ठीक है, इस पे एग्ज़ाम लिखा हुआ है, तो आप इसको समझ जाना ये कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको याद कर लेना कि कूलाम बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में अधिक प्रबल होता है, ठीक है। और अगला पॉइंट है हमारा नोट पॉइंट है, यदि दो इलेक्ट्रॉन दे रखे हों, हमें क्या दे रखे हों, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन दे रखे हों और उनके मध्य कूलाम बल लगाना है तथा गुरुत्वाकर्षण बल लगाना है, तो उनका अनुपात क्या होता है। देखो, अगर इनके मध्य हम कूलाम बल लगाएंगे तो हम कूलाम बल का फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F Q1 Q2/r²। तो इस तरीके से हम इसको कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। और ऐसे ही हम गुरुत्वाकर्षण बल, देखो गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला होता है वैसे F=G m1m2/r²। बिल्कुल डिट्टो कॉपी पेस्ट है कूलाम बल का। देखो कूलाम बल, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जी, गुरुत्वीय नियतांक, वहाँ पे k था, यहाँ पे m1 पहले वस्तु का द्रव्यमान, वहाँ पे q1 पहला आवेश, वहाँ पे q2 दूसरा आवेश, ऐसे ही r², उनके मध्य की दूरी का वर्ग, डिट्टो वही है, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल हम गुरुत्वाकर्षण बल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। हमें सिर्फ अभी यहाँ पे इतना ही याद करना है कि दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य कूलाम बल लगने वाला कूलाम बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात 10⁴ की कोटि का होता है। अर्थात Fe गुरुत्वाकर्षण बल मतलब कूलाम बल और Fg गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात कितना होता है? 10⁴ के बराबर होता है। अर्थात Fe कूलाम बल दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य और Fg दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल 10⁴, इसका मान क्या होता है? 10⁴। ये याद करना है। और ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसको आप हल्के में ना लें, ये क्वेश्चन, इसको
साथ ही साथ याद करते चलें, ठीक है। हम अब अगली स्लाइड पे आते हैं। देखो कूलाम बल हमने पढ़ा दो आवेशों के मध्य। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे यदि दो से अधिक आवेश हों तो उनके मध्य लगने वाला कूलाम बल। देखो अगर एक आवेश है कोई, ठीक है, कोई भी एक आवेश है, मान के चलो ये Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है, ये Q3 आवेश है, ये Q4 आवेश है। अगर इनके मध्य कोई कूलाम बल लगेगा तो वो इन सभी के योग के बराबर होगा। इन सभी के कूलाम बलों के योग के बराबर होगा ना, होगा। जैसे कि जो परिणामी बल है वो F1 प्लस F2 इन सभी के बलों के योग के बराबर होगा, F3 प्लस F4 इन सभी के योग के बराबर होगा। तो जो परिणामी बल निकल के आता है वो आता है हमारा F वेक्टर बराबर Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सबमिशन बोलते हैं यहाँ पे जोड़ के साइन को, मतलब सभी को जोड़ेंगे। आई इनिशियल बराबर 2, मतलब दो दूसरे आवेश से nवें आवेश तक कितने भी आवेश लेंगे हम तो उनको उस तक जोड़ेंगे, दूसरे आवेश से उस तक जोड़ेंगे। और ये फॉर्मूला है क्यू इनिशियल मतलब पहला आवेश, आई का मान यहाँ पे 2 दे रखा है तो 2 से स्टार्ट करेंगे, अपॉन आर स्क्वायर 1 आई 1 इनिशियल, ठीक है, एक के सापेक्ष दूसरा और दूसरे के सापेक्ष तीसरा ऐसे। और यहाँ पे दे रखा है आर कैप 1 इनिशियल, ये इसकी दिशा है, ठीक है। तो कुछ नहीं, ये जनरल सा फॉर्मूला है बस आपके लिए कि एफ वेक्टर बराबर Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सबमिशन I to 2 एंड QI अपॉन आर स्क्वायर 1 इनिशियल आर कैप 1 इनिशियल, ठीक है। बस इसको याद करना है और कुछ नहीं। ये एक डेरिवेशन है, NCERT में इसका एक डेरिवेशन है। तो ये डेरिवेशन कुछ खास नहीं है, अगर इसे आया तो डेरिवेशन आएगा, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। बस यहाँ से डेरिवेशन आ सकता है और डेरिवेशन भी इतना मोस्ट नहीं है। तो आई होप आप इसको पढ़ लेना आप, या फिर पढ़ना चाहो तो पूरी तरीके से। वैसे मैं बता चुका हूँ कि इनका जो मध्य कूलाम बल लगता है उसका परिमाण ये होता है, ठीक है। ये कोई ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ज़्यादा खास नहीं है। तो अपने अगले पॉइंट पे चलते हैं हम। अगला पॉइंट है हमारा विद्युत क्षेत्र। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है इस पहले चैप्टर में, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, देखो जैसा कि तुम स्लाइड पे देख पा रहे हो, विद्युत क्षेत्र किसी विद्युत आवेश अर्थात कोई एक विद्युत आवेश हो सकता है या विद्युत आवेशों के निकाय, या फिर एक से अधिक 2 या 3 या 4 विद्युत आवेश हो सकते हैं, के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत अन्य आवेशित कर लाने पर, कैसा कर लाने पर, आवेशित कर लाने पर वह अपनी प्रकृति के अनुसार कैसा हो, आकर्षण दर्शाए या प्रतिकर्षण बल को दर्शाता है या अनुभव करता है, तो वह क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। मान के चलो कोई आवेश है, कोई आवेश दे रखा है हमारे लिए Q1, ठीक है, ये कोई आवेश है, ये अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, अर्थात इसकी शक्ति कितनी है, वो शक्ति का ये क्षेत्र है, एरिया है। जैसे कि बोलते हैं ना कि हर राजा का अपना एरिया होता है, हर बंदे का अपना एरिया होता है, ऐसे ही ये कोई आवेश है, इसका भी अपना एरिया है। अगर इसके एरिया में कोई दूसरा आवेश दखलंदाजी करता है या फिर कोई दूसरा आवेश इसके एरिया में प्रवेश करता है तो तुरंत ही इस वाले को पता चल जाता है, Q1 आवेश को पता चल जाता है कि मेरे एरिया में या मेरे क्षेत्र में कोई और भी आवेश इंटर किया है या किसी और आवेश ने प्रवेश किया है, ठीक है। तो ये उस पर बल लगाएगा, या तो उसको अपनी तरफ खींचेगा, आकर्षण का बल लगाएगा या प्रतिकर्षण का बल लगाएगा। ये डिपेंड करता है आने वाले, मतलब जो प्रवेश कर रहा है उस आवेश की प्रकृति पे, नेचर पे। अगर मान के चलो वो आवेश, ये Q1 आवेश के द्वारा क्षेत्र है, और मान के चलो ये कौन सा है, पॉजिटिव है, ये कैसा है, पॉजिटिव, और आने वाला जो इस क्षेत्र में एंटर कर रहा है जो आवेश है वो मान के चलो पॉजिटिव है, तो ये दोनों सेम हो गए। तो सेम से उसकी बनती नहीं है, तो वो अपने समान ही देखकर तो वो उसको दूर भगाना चाहेगा। तो सेम में क्या होता है, प्रतिकर्षण, तो ये आपस में दूर भागेंगे, ये अपनी ओर धक्के का एहसास करेगा, मतलब इस पर कोई प्रतिकर्षण बल लगेगा। और अगर ये दोनों, यदि ये प्लस है और अगर ये माइनस हुआ, क्या हुआ, माइनस हुआ, तो ये अपनी तरफ एक, इसको ये प्लस है ये माइनस है तो ये आकर्षित होगा अपनी तरफ। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि जो आवेश है वो माइनस है
और वो अपनी ओर आकर्षण का बल अनुभव कर रहा है, और अगर प्लस हुआ तो प्रतिकर्षण का बल अनुभव करेगा। तो इसके साथ अपनी अगली स्लाइड पे चलते हैं हम। अगली स्लाइड है परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश क्या होता है? देखो, परीक्षण आवेश एक टेस्ट चार्ज होता है। परीक्षण आवेश एक सूक्ष्म धनावेश होता है जिसका स्वयं का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता। यह केवल अन्य आवेशों के विद्युत क्षेत्र को अनुभव करता है। परीक्षण आवेश, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम एक टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज होता है। यह एक सूक्ष्म धनावेश होता है। ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ, जो टेस्ट चार्ज होता है उसकी नेचर क्या होती है? जो टेस्ट चार्ज होता है उसकी नेचर क्या होती है? वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है, हमेशा धनावेशित होता है। टेस्ट चार्ज को हम हमेशा धनावेशित लेते हैं, जिसका स्वयं का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता। और इसके हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम जीरो मानते हैं, या फिर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम नकार देते हैं, नेगलेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को, क्योंकि ये सूक्ष्म धनावेश है। कैसा है? ये एक सूक्ष्म धनावेश है। तो सूक्ष्म का तो बिल्कुल ही थोड़ा सा होगा, जिसको हम नकार सकते हैं या नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो अतः इसका अर्थात परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता, और यह एक सूक्ष्म कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव आवेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, धनात्मक आवेश होता है। यह केवल अन्य आवेशों के विद्युत क्षेत्र को अनुभव करता है। जैसा कि हमने अभी इस स्लाइड में बताया आपके लिए कि इस तरीके से जब कोई टेस्ट चार्ज जाता है तो वो दूसरे के क्षेत्र में जाता है तो प्रभाव या फिर कोई कुछ बल का अनुभव करता है। तो इसी में यही लिखा रखा है कि यह केवल अन्य आवेशों के विद्युत क्षेत्र को अनुभव करता है, कि वहाँ पे कोई विद्युत क्षेत्र है या नहीं, बस इसका अनुभव करता है। ठीक है, इसे सामान्यतः क्यू नोट से व्यक्त करते हैं। इसका साइन क्या है? इसके साइन को हम क्यू नोट लेते हैं। क्या लेते हैं? क्यू नोट, टेस्ट चार्ज क्यू नोट। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा अभी इसमें? देखो स्लाइड में रिवीजन करते हैं अपनी ब्लैंक स्लाइड पे, जादुई दुनिया पे आते हैं। जो टेस्ट चार्ज होता है, क्या होता है? टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। पहली बात, हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव। दूसरी बात है, टेस्ट चार्ज का कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। स्वयं का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इसका नहीं होता है। टेस्ट चार्ज का स्वयं का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। यह केवल दूसरों के इलेक्ट्रिक फील्ड को, दूसरों के विद्युत क्षेत्र को अनुभव करता है। दूसरों के विद्युत क्षेत्र को अनुभव करता है, दूसरों के इलेक्ट्रिक फील्ड को अनुभव करता है। ठीक है, दूसरों के इलेक्ट्रिक फील्ड को अनुभव करता है। ठीक है, और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसको प्रदर्शित करते हैं हम क्यू नोट से। किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यू नोट से। ठीक है, इसका साइन क्या होता है? क्यू नोट। ठीक, तो अपनी अगली स्लाइड पे, अगली स्लाइड आती है हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो, आपको डिफरेंस समझाता हूँ। विद्युत क्षेत्र क्या होता है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई आवेश है, प्लस मानो या वो नेगेटिव मानो या कुछ भी मानो, ये कोई अपने चारों ओर एक फील्ड बनाता है, एक विद्युत क्षेत्र तैयार करता है, जिसको हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। एक क्षेत्र तैयार करता है जिसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। और अगर हम इसी क्षेत्र के अंदर कोई पॉइंट ले लें, मान के चलो हमने ये पॉइंट ले लिया। ठीक है, कौन सा पॉइंट ले लिया? मान के चलो हमने ये वाला पॉइंट ले लिया। तो इस पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र कितना लगेगा, इस पॉइंट पे कितना लगेगा, उसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अर्थात कोई विद्युत क्षेत्र है, उसमें कोई भी कहीं पे भी बिंदु ले लेते हैं या कोई पॉइंट ले लेते हैं, तो उस पॉइंट पे उस आवेश के द्वारा, किसके द्वारा? उस आवेश के द्वारा उस पॉइंट पे कितना विद्युत क्षेत्र लगेगा, उसे बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसको क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब समझ में आया डिफरेंस? विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? विद्युत क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जो किसी आवेश द्वारा अपने चारों ओर बनाया जाता है, जिसमें किसी आवेश अर्थात किसी दूसरे आवेश का प्रवेश होता है, तो वह उस पर प्रतिकर्षण या आकर्षण बल जैसा संभव हो उसकी प्रकृति के अनुसार उस पर लगाता है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यदि किसी विद्युत क्षेत्र में
ये कोई विद्युत क्षेत्र है, कोई पॉइंट ले लेते हैं, तो उस आवेश द्वारा उस पॉइंट पे या उस बिंदु पे लगाया गया विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है उसे बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसे क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो देखो स्लाइड में यही लिखाया गया है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। देखो इस डेफिनेशन को समझो आप। अभी तो आपने समझा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे कहते हैं और विद्युत क्षेत्र किसके बराबर होता है। देखो विद्युत क्षेत्र का देखो जनरल फॉर्मूला होता है, मैं आपको पहले ही बता दूं, E बराबर F अपॉन क्यू नोट, ये होता है। ठीक है, क्यू नोट यहाँ पे होता है टेस्ट चार्ज या परीक्षण आवेश, एफ होता है लगने वाला बल, ई होता है यहाँ पे विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, एक ही बात होती है। अगर हम क्यू नोट बराबर 1 कर दें, क्यू नोट का मान 1 कर दें, तो हमको फॉर्मूला क्या प्राप्त होता है? ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर अपॉन 1, जिसको हम लिख सकते हैं ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर, यही तो लिख सकते हैं। तो हमको फॉर्मूला क्या निकलता है? ई बराबर एफ, यही निकलता है ना। इसका मान क्या हुआ? देखो इसका मतलब ये हुआ, यदि कोई परीक्षण आवेश कैसा है? एकांक, मतलब जिसका परिमाण 1 हो उसको बोलते हैं एकांक। वह आवेश जिसका परिमाण 1 होता है उसको हम एकांक बोलते हैं। तो क्यू नोट का परिमाण 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, तो हम इसको बोलेंगे एकांक। और हम बता चुके हैं कि परीक्षण आवेश कैसा होता है? हमेशा धनात्मक होता है। तो इसको कैसे बोलेंगे? एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश। कैसे बोलेंगे? एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, पर जो बल लगता है, क्या लगता है? जो बल लगता है, ये एफ लगता है, बल लगता है, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा ई के, विद्युत क्षेत्र के, इसी के बराबर हो जाएगा ना, विद्युत क्षेत्र के बराबर हो जाएगा। अर्थात एकांक धनात्मक आवेश परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है क्या? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब ई वेक्टर होती है, वो एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश, मतलब जिसमें क्यू नोट का मान 1 होता है, पर लगने वाले बल के बराबर होती है। ठीक है, इसके बराबर होती है, ई बराबर एफ होता है। ठीक, क्या होता है? ई बराबर एफ। अब आगे देखते हैं यहाँ से विद्युत क्षेत्र की दिशा। विद्युत क्षेत्र की दिशा, देखो पहली बात तो विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ से कहाँ होती है? धनात्मक परीक्षण आवेश पर यदि पॉजिटिव परीक्षण आवेश या पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, तो पॉजिटिव धनात्मक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में, तो इस पर जहाँ पे बल लगेगा ना उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। मान के चलो बल इस तरफ लग रहा है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इसी तरफ होगी, और अगर बल विपरीत दिशा में लगता इस तरफ तो विद्युत क्षेत्र और बल की दिशा भी इसी तरफ होगी, क्योंकि बल की दिशा इस तरफ है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इसी तरफ होगी। ठीक है, जब एक बात बताओ, हमने इसकी दिशा पढ़ ली कि दिशा किस तरफ होती है? लगने वाले बल की तरफ होती है ना, दिशा लगने वाले बल की तरफ होती है। तो दिशा कैसी राशि में पाई जाती है? दिशा हमेशा सदिश राशि में पाई जाती है। कैसी राशि में पाई जाती है? सदिश राशि में। तो ये कैसी राशि हुई? यह एक वेक्टर क्वांटिटी हुई। कैसी क्वांटिटी हुई? वेक्टर क्वांटिटी, अर्थात सदिश राशि हुई। कैसी राशि हुई? सदिश राशि। सदिश राशि को हम वेक्टर लगा के प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि दिखा चुके हैं हम स्लाइड पे। इसे ई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? ई वेक्टर से। ठीक है, देखो बच्चों, आपके समझ में कितना आ रहा है ये हमें कमेंट से ही पता चल सकता है। तो कमेंट करें जो चीज़ समझ में आ रही है, नहीं आ रही। ठीक है, बाकी आप पूरे कंसंट्रेट के साथ पढ़ें। ये वादा हमारा है कि जो यहाँ पे छपेगा वो आपके दिल और दिमाग में दोनों में छपेगा। ठीक है, तो अगली स्लाइड आती है हमारी इसका जनरल फॉर्मूला डिस्कस करने का। क्या करने का? जनरल फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, देखो हमने बताया विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई बिंदु है तो उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं हम। तो किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर क्यू नोट धनात्मक परीक्षण आवेश, कौन सा आवेश रखा हुआ? क्यू नोट पर आवेश स्थित है, परीक्षण आवेश स्थित है, तो उस बिंदु पे हमें क्या निकालनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो इसका फॉर्मूला होता है ई बराबर एफ अपॉन क्यू नोट, लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश का अनुपात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ब्लैंक स्लाइड अपनी जादुई दुनिया दोबारा लिखते हैं। ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर अपॉन क्यू नोट।
ठीक है, हो गया, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। आगे न्यूटन प्रति कूलम। देखो हम किसी भी नई क्वांटिटी को पढ़ते हैं तो हम उसका ऑपरेशन करते हैं, उसके विमा का, उसके मात्रक का, सभी का। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, अभी विद्युत क्षेत्र पढ़ा ना, तो हम विद्युत क्षेत्र को क्या पढ़ेंगे, इसका मात्रक भी पढ़ेंगे, विमा भी पढ़ेंगे कि इसका मात्रक क्या होता है, विमा क्या होती है। ठीक है, देखो विद्युत क्षेत्र अभी मैंने फॉर्मूला बताया, देखो कॉपी पेस्ट करने का टाइम है। ये E बराबर एफ अपॉन क्यू, यही है ना फॉर्मूला। विद्युत क्षेत्र का मात्रक निकालना है। एफ का मात्रक क्या होता है, एफ बल है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ये क्यू आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। क्या होता है, कूलाम। तो इसका मात्रक क्या हुआ, विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या निकल के आया, न्यूटन बटे कूलाम। यही आया ना, न्यूटन बटे कूलाम, यही आया ना, न्यूटन बटे कूलाम। तो यहाँ पे हमने मात्रक भी यही लिख रखा है, देखो न्यूटन बटे कूलाम। क्या है, न्यूटन बटे कूलाम। कोई इसको रटने की ज़रूरत है यहाँ पे, कोई कुछ मतलब दिमाग खर्च करने की ज़रूरत है, बस कॉपी पेस्ट करना है, फॉर्मूला आता ही है। E बराबर एफ अपॉन क्यू, एफ का न्यूटन होता है, क्यू का आवेश का कूलाम होता है, तो इसको लिख देंगे न्यूटन बटे कूलाम, बस। अब देखो ये अन्य मात्रक दिया हुआ है इस आपकी स्क्रीन पे, ये है वोल्ट प्रति मीटर। क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। इसको हम आपके चैप्टर नंबर 2 में इसका पूरी तरीके से ऑपरेशन करेंगे। तो यहाँ पे अभी पेशेंस रखें, धैर्य रखें, किसी को गैस बन रही हो तो उस गैस को थोड़ा सा दबा के रखें। अगले हम जो 2 चैप्टर में इसका पूरा तरीके से ऑपरेशन करेंगे, जब हम 2 चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, उसको पढ़ाएंगे, तो उसमें इसका डिस्कस आएगा, तो वहाँ पे इसको सारे को क्लियर कर देंगे। देखो टाइम से पहले किसी भी चीज़ को करना ठीक नहीं रहता, ठीक है, तो उसको हम थोड़ा सा पेशेंस रखो, इसको बस ऐसे ही याद रख लो। हम 2 चैप्टर में इसका पूरा डिस्कस करेंगे, है ना। तो अपनी अगली स्लाइड पे चलते हैं। हमने इसका मात्रक डिस्कस कर लिया। मात्रक डिस्कस करने के बाद अब क्या आती है, विमा। इसकी विमा क्या होती है, देखो विमा भी हम फॉर्मूले से ही निकालेंगे, ठीक है। मात्रक क्या निकाला हमने इसका, न्यूटन प्रति कूलम। तो न्यूटन की विमा क्या होती है, देखो M1 L1 और T-2, यही होती है ना, M1 L1 T-2। कूलाम कूलाम की विमा क्या होती है, AT, है ना, यही होती है। अब देखो M1 है, M1 को तो हम M1 ही रहने देंगे क्योंकि और M है ही नहीं, M1। यहाँ पे L1 है और L कहीं पे नहीं है, तो L1 को L1 ही रहने देंगे। अब देखो T-2 और ये T, ये प्लस का T है, प्लस का 1 है, तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। -2 और -1 कितने हो जाएंगे, -3 हो जाएंगे, -3, तो T-3। और ये A1 है, A को ऊपर लेके जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, A-1, ठीक है, A-1 हो गया। तो इसकी नई विमा क्या आई, M1 L1 T-3 A-1, ठीक है। तो इसकी विमा आ गई। आपके फॉर्मूले से कोई रट्टा मारने की ज़रूरत है यहाँ पे, बताओ कोई रट्टा मारने की ज़रूरत हो, ये बापू कॉन्सेप्ट है। उसके मात्रक से उसकी विमा निकालना सीखो, क्या, उसके मात्रक से उसकी विमा निकालना सीखो, रट्टा मारना छोड़ दो। विमा और मात्रक का, मात्रक को निकालो उसके सूत्र से, उसके फॉर्मूला से, और मात्रक से फिर उसकी विमा निकालो, ठीक है। क्या निकालो, उसकी विमा। मात्रक से हम उसकी विमा निकालना सीखते हैं और सूत्र से हम उसका मात्रक बनाना सीखते हैं, ठीक है। तो हम अपनी अगली स्लाइड पे आते हैं। अगली स्लाइड है हमारी एक मोटिवेशन लाइंस की। तो आपको जैसा दिखाई दे रहा है, ये एक एनडीए एस्पिरेंट्स है। क्या है, एनडीए एस्पिरेंट्स है। तो बहुत सारे बच्चे एनडीए वगैरह या फिर किसी की डिफेंस की एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए, और 10th 11th एंड 12th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके आगे के लिए मैं कुछ लाइन्स बोलना चाहता हूँ कि लाइन कुछ इस तरह से स्टार्ट कर रहा हूँ कि दिल और दिमाग में अगर उतरे तो महफिल जो है आज बड़ी होनी चाहिए। अगर दिल और दिमाग में ये उतर जाए आपके में, तो जो ये आज ये महफिल है, जो आज मैं आपको टीच करा रहा हूँ, तो ये बहुत बड़ी होनी चाहिए और आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैं आपको कहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ। अगर आप वहाँ तक पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते हैं, तो कहते हैं कि साहब जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो मुस्कुरा रहा है
उसे दर्द ने पाला होगा। ऐसा मत सोचिए जो मुस्कुरा रहा है वो इंसान खुश है। देखो, हर कोई मुस्कुराता हुआ इंसान हमेशा खुश नहीं होता, ठीक है। वो ऐसा भी हो सकता है किसी को दिखाने के लिए खुश हो, है। तो जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। जो चल रहा है उसी के पैर में तो छाला होगा। जो चल रहा है उसी के पैर में तो छाला होगा। जो आदमी चल ही नहीं रहा उसके पैर में थोड़ा छाला होगा। जो आदमी एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं कर रहा, पढ़ाई नहीं कर रहा, उसके दिल में कोई एग्ज़ाम के लिए डर होगा क्या? नहीं होगा ना। तो ऐसे ही जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। जो चल रहा है उसी के पैर में तो छाला होगा। डर किसको होगा? जो तैयारी कर रहा है, ईमानदारी से तैयारी कर रहा है, उसी को तो एग्ज़ाम का डर होगा। तो जो चल रहा है उसी के पैर में तो छाला होगा। देखो, इसलिए कहा जाता है कि जो मुस्कुरा रहा है उसको दर्द ने पाला होगा। जो चल रहा है उसी के पैर में तो छाला होगा। और बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता साथियों। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता साथियों। जो जलेगा उसी के घर में तो उजाला होगा। जो जलेगा उसी के घर में तो उजाला होगा। तो ये एक नई मोटिवेशन की लाइन, ये मैंने संजीव ठाकुर सर के चैनल से ली है। ये उनकी मोटिवेशन लाइन मुझे बहुत ही मोटिवेट करती है, और मैं इसी के साथ उनका एक स्टूडेंट होने के नाते आपको इस लाइन को बता रहा हूँ। तो अपने इस लाइन को अपने दिल में उतारिएगा। अपने माँ बाप की तरफ देख के इस पढ़ाई के जज्बे को बनाए रखें, और अपनी पढ़ाई कुछ इस तरीके से करो कि गांव वालों को, पड़ोसियों को ऐसा लगे कि हाँ कुछ है, कोई कुछ बंदे ने कुछ कर दिखाया अपने गांव में रहते रहते, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपनी अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड हमें बताती है अपना न्यू टॉपिक। अगली स्लाइड में हम पढ़ने वाले हैं स्पेशल पॉइंट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कुछ स्पेशल पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। स्पेशल पॉइंट्स। स्पेशल पॉइंट्स क्या दे रखे हैं? देखो, यदि ई तीव्रता के क्षेत्र में, यदि ई तीव्रता के क्षेत्र में क्यू परिमाण के आवेश से, आवेश कितने क्या है? क्यू, और विद्युत क्षेत्र क्या है? ई। ई तीव्रता के क्षेत्र में क्यू परिमाण के आवेश से आवेशित कोई कण रखा है तो उस पर कार्यरत बल। देखो, F बराबर क्यू ई वेक्टर, F वेक्टर बराबर क्यू ई वेक्टर। मत रटो, मैं कहता हूँ मेरे साथ पढ़ रहे हो, मत रटो, इसका भी ऑपरेशन करने वाले हैं। देखो, हम पढ़ चुके ई वेक्टर बराबर F वेक्टर अपॉन क्यू या क्यू नोट। वहाँ पे क्यू नोट टेस्ट चार्ज था, यहाँ पे क्यू आवेश में रखा है तो क्यू है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ई वेक्टर बराबर एफ अपॉन, ई वेक्टर बराबर एफ अपॉन क्यू, है ना। एफ वेक्टर इसमें बटे में एक, इसका वज्र गुणा करो। एफ वेक्टर बराबर क्यू डॉट ई वेक्टर, यही हुआ ना। तो क्या फॉर्मूला निकल के आया? यदि कोई विद्युत क्षेत्र है, कोई विद्युत क्षेत्र है, उस पर क्यू आवेश रखा है तो उस पर कार्यरत बल, उस पर जो बल लगने वाला बल है वो क्या होगा? एफ वेक्टर बराबर क्यू डॉट ई वेक्टर, ठीक है। क्या, कौन सा बल होगा? एफ वेक्टर बराबर क्यू डॉट ई वेक्टर। इसका फॉर्मूला एफ वेक्टर बराबर क्यू डॉट ई वेक्टर। कोई रटने की ज़रूरत, बस कॉपी पेस्ट करना है। मैंने बोल दिया एक फॉर्मूला याद रखो, एक फॉर्मूला, और वो भी समझ के बस कॉपी पेस्ट करते जाओ। आपकी मेमोरी, माइंड की मेमोरी बचने वाली है, और समझने में ऐसा आनंद आएगा, ऐसा इन्जॉयमेंट होगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, यदि कण धनावेशित है, यदि कोई आवेश है और वो धनावेशित आवेश है। कैसा आवेश है? धनावेशित आवेश है। तो उस पर लगने वाले बल की दिशा हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है। कहाँ पे होती है? विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है। देखो, ये आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये कोई विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। और ये कोई आवेश दे रखा है हमारा, प्लस क्यू आवेश है, पॉजिटिव या धनात्मक आवेश है। इस पर ये लग रहा है, ठीक है। क्या लग रहा है? बल लग रहा है। बल की दिशा किस तरफ है? विद्युत क्षेत्र की दिशा में ना। ये विद्युत क्षेत्र है और ये बल भी इसी तरफ है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में है। तो अगर कोई धनावेशित आवेश है तो उसके कारण जो बल की दिशा होगी वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी, पहला पॉइंट। और जो लगने वाला बल है उसका वैल्यू प्लस क्यू डॉट ई वेक्टर होगी, अर्थात एफ वेक्टर बराबर प्लस क्यू
ई वेक्टर, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव आवेश लिया था इसलिए प्लस क्यू आया, और अगर नेगेटिव लेते तो नेगेटिव आता, जैसा कि अगली स्लाइड में देखो। यदि कोई नेगेटिव आवेश ले लिया हमने, कैसा आवेश ले लिया, नेगेटिव आवेश ले लिया, इसमें नेगेटिव आवेश ले लिया, तो जो लगने वाला बल की दिशा है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होगी। देखो विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है, इसी तरफ है ना विद्युत क्षेत्र की दिशा, और ये कोई नेगेटिव आवेश है, नेगेटिव क्यू आवेश है ना नेगेटिव, तो इस पर जो लगने वाला बल है उसकी दिशा कहाँ पे जा रही है, देखो उल्टी जा रही है ना, तो इसके विपरीत जा रही है 180 डिग्री के एंगल पे, तो इसकी दिशा किस तरफ होगी, विपरीत दिशा में होगी, अपोजिट होगी। और इसका जो फॉर्मूला निकलते आता है, जो नेगेटिव आवेश है तो माइनस क्यू आवेश है, तो माइनस क्यू लिख लो क्यू की जगह बस, तो एफ वेक्टर बराबर माइनस क्यू ई वेक्टर, अर्थात अगर पॉजिटिव आवेश है तो उसके द्वारा लगाए जाने वाला बल एफ बराबर प्लस क्यू ई आवेश, क्यू ई वेक्टर, ठीक है। और अगर नेगेटिव है तो एफ वेक्टर बराबर माइनस क्यू ई वेक्टर, ठीक है। ये फॉर्मूला है बस, और कुछ नहीं है। और जो पॉजिटिव के कारण जो लगने वाले बल की दिशा है वो कहाँ पे होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और नेगेटिव के कारण लगने वाले बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, अपोजिट साइड में 180 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। तो अपनी अगली स्लाइड, यहाँ तक आई होप सब कुछ समझ में आ रहा होगा। एंड स्टूडेंट्स मैं आपसे फिर कहता हूँ, अपने माँ बाप की तरफ देखो, अपनी पढ़ाई देखो, कुछ मोटिवेशन नहीं होता, बस इंसान के अंदर मोटिवेशन होना चाहिए, कोई किसी को मोटिवेट नहीं करता। अगर हम आपको मोटिवेट भी करें तो वो मोटिवेशन कुछ 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटा 1 दिन 2 दिन इतना रह सकता है। बस अपने माँ बाप की तरफ देखो, उनको देखकर मोटिवेट हो, वो कैसे काम करते हैं खेतों में। मैं जानता हूँ हम सभी मजदूरी वर्ग से हैं, सभी किसान के बच्चे हैं, ठीक है। तो अपने माँ बाप की तरफ देखो और उनसे मोटिवेट हो, उनसे इंस्पायर हो, ठीक है। तो उनको देखकर पढ़ाई करो कि वो क्या कर रहे हैं, हमें उनको कहाँ ले जाना है, ठीक है। तो अगला पॉइंट है हमारा धनात्मक बिंदु आवेश। यदि कोई एक बिंदु आवेश हो या कोई पूरा समावेशित, मतलब दो या दो हों या तीन हों, वो कैसे हों, गोलाकार हों, तो उनके द्वारा जो आवेश है, उस आवेश के द्वारा जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो किधर की तरफ होगा, वो होगा धनात्मक है। देखो पहली बात तो वो आवेश कैसा होना चाहिए, धनात्मक, तो उसके द्वारा जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो किस तरफ होगा, बाहर की तरफ, अर्थात विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ होगी, ठीक है। किस तरफ होगी, बाहर की तरफ। ये बाहर निकल रहे हैं ना सभी में, बाहर की तरफ होगी, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो। देखो ये रही बाहर की तरफ, इसको ऐसे समझते हो, देखो आपके पास सब कुछ है, मतलब आप समर्थ हो, आप पे बहुत ज़्यादा है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है तो आप उसको अपने अंदर ही लोगे क्या, जब बहुत ज़्यादा तो उसको बाहर दोगे ना भाई, अपने अंदर कितना सीमित रखोगे, कुछ लिमिट होती है, तो उससे भी ज़्यादा हो जाए तो बाहर निकलेगा ना वो, तो प्लस ज़्यादा हो गया, प्लस का मतलब ज़्यादा है आपके पास, बहुत है तो उसमें बाहर निकालेंगे हम उसको। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर प्लस क्यू कोई प्लस आवेश है या धनात्मक आवेश है तो उसके द्वारा विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो किस तरफ होगी, बाहर की तरफ, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई माइनस आवेश है, माइनस क्यू आवेश है, तो उस पर कम है ना, तो कम में क्या आएगा, वो अंदर की तरफ लेगा भाई, जब खुद पे ही कम है तो वो दूसरे को क्या देगा, तो वो खुद ही पहले खुद ही लेगा ना। तो इसमें विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र की दिशा माइनस क्यू आवेश में किस तरफ होगी, अंदर की तरफ होगी, किस तरफ होगी, अंदर की तरफ, ठीक है, अंदर की तरफ होगी, ठीक है। जैसा कि स्लाइड में दे रखा है हमें, ये पहला पॉइंट था जिसमें प्लस क्यू आवेश पॉजिटिव आवेश है, धनावेशित बिंदु आवेश है, उसके द्वारा विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो बाहर की तरफ है, ठीक है, बाहर की तरफ है। और अगला पॉइंट है हमारा, यदि कोई ऋणात्मक बिंदु आवेश हो, कैसा बिंदु आवेश हो, ऋणात्मक बिंदु आवेश हो, ऋणात्मक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र आवेश के अंदर की ओर होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश के अंदर की ओर होती है। कैसा विद्युत क्षेत्र किस तरफ होता है, अंदर की ओर, इसमें अंदर जाता है, खुद पे ही कमी है वो दूसरे को क्या देगा, है ना, तो वो खुद ही लेगा पहले तो माइनस क्यू में विद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की तरफ होती है, ठीक है, अंदर की तरफ होती है। यहाँ तक सभी समझ में आ रहा। अपनी अगली स्लाइड, लीव योर कमेंट्स। तो आई होप आप सभी के समझ में आया होगा अच्छे से, जिसके समझ में नहीं आया वो कमेंट करें क्या समझ में नहीं आया, और आपको कौन सा टॉपिक सबसे अच्छा लगा, कौन सा सबसे ज़्यादा समझ में आया। एंड देखो अपने माँ बाप की तरफ देखो, माँ बाप की तरफ सोच के पढ़ाई करो, और कुछ नहीं है यहाँ पे, बस सब मोह माया है, ठीक है। तो इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स बोल के कमेंट में छोड़ के आप उस क्लास को एंड करते हैं, और इसी के साथ में हम आपसे जाने की इजाज़त लेते हैं। अलविदा, टाटा, गुड बाय।